Hello students, today I am going to start with a new chapter, that is chapter number 5 of class 10th, subject science, and the chapter is periodic classification of element. It is chapter number 5, periodic classification of element. periodic classification of element में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और वो डिफरेंट टॉपिक्स इन द सेंस कि हमारे पास आज तक टोटल 115 और मोर एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं। उन 115 एलिमेंट्स में से 98 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, while all other elements are prepared in the laboratories. And are called artificial or man-made एलिमेंट्स। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें अगर इन एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, स्टडी करने का मीनिंग है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और प्रॉपर्टीज़ में दोनों प्रॉपर्टीज़, स्पेशली द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, देन इट इज़ क्वाइट अ टिपिकल जॉब। मुश्किल काम है कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम याद रख पाएँ। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार के पास नंबर ऑफ आइटम्स रहती हैं। If go to a shopkeeper and in the shop there are variety of items, तो दुकानदार क्या करता है उन सबको क्या एक जगह पे इकट्ठी रख देता है, या उनको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करता है। क्योंकि दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो सारी कलेक्टिवली रख दी जाए, और दूसरा है या उनको अरेंज किया जाए। किस लिए? ताकि एट द टाइम, एनी टाइम, शॉपकीपर किसी भी कस्टमर को उन्हें इजीली सप्लाई कर सके। तो दुकानदार क्या करता है, ये मेथड तो वो यूज़ नहीं करता कि सारी चीज़ें इकट्ठी रख दी जाएं, कारण इट इज़ टोटली अ टाइम कंज्यूमिंग एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मीन दुकानदार जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि एट एनी टाइम वो किसी भी कस्टमर को जब भी रिक्वायर्ड हो वो चीज़ें इजीली सप्लाई कर सके। तो दुकानदार क्या करता है, फिर उनको एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करता है। और डेफिनेट पैटर्न में अरेंज क्यों करता है? जैसे मान लो सॉप्स, there are variety of soaps in the shops. Moreover, they may be a washing soap or bathing soap.
तो दुकानदार इनको अलग अरेंज करता है, इनको अलग अरेंज करता है, ताकि एट एनी टाइम he can supply the same to the customer easily. That is to save the time and easy study या easy supply. तो यही काम यहाँ पे है कि हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाएँ। तो इसके लिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने का फ़ायदा क्या हुआ कि उससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाती है। मेन हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना इजी हो जाता है। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर्ड हैं, ऑल द एलिमेंट्स have been divided किसमें डिवाइड किया गया, into a few ग्रुप्स, थोड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया। और वो भी किस तरह, इन अ सच वे दैट the elements in a group show similar तो एलिमेंट्स को क्या किया गया, इस तरह ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज इन द वर्टिकल लाइंस। और वो भी किस तरह कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आए, लाइक दिस, जितने भी एलिमेंट्स आए इनमें, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हों, मान लो 5 एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होंगी। इसी तरह दूसरे में भी सिमिलर, इसी तरह तीसरे में भी सिमिलर, चौथे में भी सिमिलर एंड सो ऑन। इसी कारण इस चैप्टर को नाम ही दे दिया गया पीरियडिक क्लासिफिकेशन। इसका फायदा क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल वी कैन स्टडी the properties of limited number of elements तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम पूरे 115 या अगर इससे ज़्यादा हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाएँ। दैट्स वाई द नेम इज गिवन एज द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इसी कारण हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, हम उन्हें ईजीली स्टडी कर सकें। तो इस काम के लिए कि हमें एलिमेंट्स की स्टडी इजी बनानी है, इस काम के लिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग करीब 1869 में ये काम स्टार्ट हुआ। 1829 में, 69 नहीं, 1829 में
जब ये काम स्टार्ट हुआ तब इतने ज़्यादा एलिमेंट जो आज प्रेजेंट हैं 115 या इससे ज़्यादा जो आज प्रेजेंट हैं, ये इतने एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर्ड नहीं थे उस समय। 1829 में ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर थे तो उस समय जो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का काम स्टार्ट किया वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है और वो साइंटिस्ट है डबर्नियर। और उसने अपने रूल को एक नाम से, अपने ही नाम से स्टार्ट किया और नाम दिया डबर्नियर ट्राइड्स। तो यहां पहले ट्राइड का मीनिंग बता दूं। ट्राइड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। इसी के नाम पे उसने अपने रूल का नाम या क्लासिफिकेशन का नाम रख दिया डबर्नियर्स ट्राइड। तो क्या कहा डबर्नियर ने? उसने जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। That's why the name is given as triad. तो उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया। और वो भी किस तरह? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उस समय जितनी भी क्लासिफिकेशन की गई दैट वाज इंटायरली बेस्ड अपॉन atomic mass of an element। तो उसने अपने लॉ में क्या कहा? उसने कहा कि when, ये उसके लॉ की स्टेटमेंट है, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then a group of 3 elements, तो 3-3 का एक ग्रुप having similar properties। प्रॉपर्टीज कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। were obtained the atomic mass of मिडल एलिमेंट 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट है मान लो। तो जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ the atomic mass of first and third element। अब यहाँ पे एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास मीन अगर इन दोनों के मास को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं,
एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन, मीनिंग इज सेम। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, मीन्स एटॉमिक मास ऑफ नंबर 1, एटॉमिक मास ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, यो जे आंसर आएगा, ये आंसर जो होगा ये होगा एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो उसने इस चीज को बेस बनाया और जितने भी एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर्ड थे उन सब एलिमेंट्स को ट्राइड की फॉर्म में लगाने की कोशिश की। तो सबसे पहले जैसे हम अगर एग्जांपल लें, द फर्स्ट ट्राइड विच द डॉबर्नियर टुक बिलोंग्स टू द अल्कली मेटल। Let us take an example of the alkali metal group. अगर इसकी बात करूं तो उसमें इसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप लिया और वो 3 एलिमेंट कौन से थे जो अल्कली मेटल्स को बिलोंग करते थे। लेट अस से दिस वन इज द टेबल, it is element और ये उसका एटॉमिक मास। पहला है सोडियम, सॉरी, फर्स्ट वन इज लिथियम, देन सोडियम एंड थर्ड वन इज पोटाशियम। और इसका सिंबल जो है Li, it is Na एंड इट इज के। लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो है 7, इसका है 23 और ये है 39। पहली बात कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एलिमेंट जो अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लिए गए हैं। जब अरेंज किया देन वी गेट अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं तो हम डॉबर्नियर ट्राइड्स लगा सकते हैं। अगर बात करूं इनकी प्रॉपर्टीज की, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स। नंबर 2, all the elements react with water to produce alkali. That's why the name is given as alkali metal group. नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी आती है तो ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी है 1, ऑल हैव 1 वैलेंसी। अब देखो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया गया है, जो पहली रिक्वायरमेंट थी रूल की। दूसरा, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हैं। अगर प्रॉपर्टीज सेम हैं सो दे फॉर्म अ डॉबर्नियर ट्राइड। अगर डॉबर्नियर ट्राइड फॉलो करते हैं तो फिर ये रूल फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट यूजिंग एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट हमारे पास है सोडियम,
that is sodium, will come out to be atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium divided by 2, and it will be 7 plus 39. लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटाशियम का 39, इट इज़ 46/2, दैट इज 23, विच इज ट्रू। मीन पहले ग्रुप के लिए डॉबर्नियर ट्राइड जो है वो ट्रू हो जाता है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास आता है एक और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, और वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है? से इट इज एलिमेंट, इट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, और ये इनके एटॉमिक मास। और सेकंड ग्रुप में हमारे पास आता है कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, और तीसरे नंबर पे आता है बेरियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr, और बेरियम का सिंबल है Ba, एंड एटॉमिक मास आर 40, 88 एंड 137। ये आता है दूसरा ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। The elements of this group are calcium, then strontium and barium. Now these are again arranged in the increasing order of their atomic mass. पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। विच प्रॉपर्टीज आर सिमिलर? पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि ये भी सारी मेटल्स हैं। दूसरा, दे हैव वैलेंसी टू, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि इन सबके ऑक्साइड, मीन जब कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन बनता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह स्ट्रोंशियम है तो बनता है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। बेरियम है तो बेरियम बनता है बेरियम ऑक्साइड। तो इन सबके ऑक्साइड जो हैं दे आर अल्कलाइन इन नेचर। Their oxides are मीन जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सबके ऑक्साइड जो हैं वो एल्कलाइन हैं, मीन्स दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अगर एक जैसी हैं सो दे फॉर्म डॉबर्नियर ट्राइड्स। अगर ट्राइड्स बनाते हैं तो हम डॉबर्नियर रूल लगा सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास of strontium, that is middle element, is equal to atomic mass of
कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम डिवाइडेड बाय 2 मीन एवरेज दोनों की। तो इट विल बी कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, इट इज 137 फॉर बेरियम डिवाइडेड बाय 2 and it will be 177 over 2 and comes out to be 88.5, which is approximately equal to the atomic mass of strontium। तो इसके लिए भी ये रूल जो है वो ट्रू हो जाता है। और अगर एक और ग्रुप की बात करूं तो वो ग्रुप जो है वो ग्रुप आता है हैलोजन ग्रुप। इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? अगर फिर एक टेबल बनाया जाए तो ये एक टेबल है, ये एलिमेंट्स, ये सिंबल, और ये उनके एटॉमिक मास। इसमें हमारे पास आते हैं क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्लोरीन का मास है, सॉरी सिंबल है Cl, ब्रोमीन का है Br और आयोडीन के लिए I। और इनके एटॉमिक मास हैं, क्लोरीन का मास 35.5, ब्रोमीन का मास 80 और आयोडीन का मास 120। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आर क्लोरीन, then bromine and then iodine। तो पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है कि एलिमेंट्स आर इंक्रीज इन द रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं। सेम कैसे हैं? ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। दूसरा, they react with water to form acid। और तीसरी, they have one वैलेंसी, इनकी भी वैलेंसी 1 है। अब क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज इनकी भी सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगे हैं, तो फिर इनके ऊपर भी डबर्नियर रूल अप्लाई होता है। तो यूजिंग दे फॉर्म डबर्नियर ट्राइड, सो यूजिंग atomic mass of middle mean bromine equal to atomic mass of chlorine plus atomic mass of iodine। क्लोरीन का मास है 35.5, इट इज 127, it is 162.5 over 2, approximately ये आ गया 28 and it is approximately equal to 80, that is atomic mass of bromine। लेकिन समस्या खड़ी हुई तब जब डबर्नियर बाकी जितने भी एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स
अरेंज नहीं कर पाया तो ये रूल फेलियर हो गया। मीन इस रूल की सबसे बड़ी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज वो क्या थी? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डबर्नियर ट्रायड was that he could not arrange all the elements known at that time in the form of triads. So this rule was failed. जब डबर्नियर रूल फेल हुआ तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट, नाम था उसका न्यूलैंड, तो उसने ट्राई किया कि एलिमेंट्स जो उस समय तक डिस्कवर थे, काफ़ी देर के बाद कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए। तो न्यूलैंड ने अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली देन नोन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।